Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of Unit 20 is mass defect and binding energy. Mass defect and binding energy. अब बच्चों हम पहले मास डिफेक्ट डिफाइन करेंगे, इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर मास डिफेक्ट को एक्सटेंड करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन से, और फिर बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी को एक्सटेंड करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो दो डेफिनेशंस पहले अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ मेंट बाय मास डिफेक्ट एंड व्हाट इज़ मेंट बाय बाइंडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आपको बच्चों बता चुके हैं, जितने भी न्यूक्लियाई हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सपोज ये मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को केमिकली मैं सिंबल एक्स से शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर प्रोटॉन Z हैं और न्यूक्लियन A है। इट मीन Z प्रोटॉन हैं और A प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हर प्रोटॉन की मैस है, हर न्यूट्रॉन की मैस है। अब ये तमाम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। इस न्यूक्लियस की भी एक टोटल मैस है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हैं ये बाइंड हैं, और अगर कोई वैसे एक प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसकी मैस हमने आपको बताई थी 1.673 10⁻⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन एंड 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम मास ऑफ न्यूट्रॉन। इट मीन्स हर प्रोटॉन की मैस है, हर न्यूट्रॉन की मैस। अब इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली मीन कि अगर हम किसी पर्टिकुलर न्यूक्लाइड की मैस डिटरमिन करें विद द हेल्प ऑफ सेंसिटिव मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, और फिर जितने उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी मैसेज का सम लें, तो हमें ये पता चलेगा कि न्यूक्लियस की मैस हमेशा कम होती है सम ऑफ द मैसेज ऑफ इट्स न्यूक्लियंस। दिस डिफरेंस इन मैस इज नोन एज मैस डिफेक्ट। फिर अंडरस्टैंड करें बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ। इस न्यूक्लियस में, जिस न्यूक्लियस को हम ZXA लिख रहे हैं, इस न्यूक्लियस का मैस ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज़ कैपिटल M, जिसको मैंने A और Z भी विद इन द ब्रैकेट लिख दिया है। Z प्रोटॉन्स हैं, ईच ऑफ मैस MP। A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, ईच ऑफ मैस Mn। हम कह रहे हैं बच्चों कि अगर हम Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन एक ऑर्डिनरी फिजिकल बैलेंस के एक पलड़े में बिठा दें, और वही न्यूक्लियस जिसके अंदर वो Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन है वो उसके दूसरे पलड़े में हो, एक पलड़े में Z प्रोटॉन एक पलड़े में Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन पड़े हैं सेपरेटली, और दूसरे पलड़े में वो न्यूक्लियस है जिसके अंदर वो Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन मौजूद हैं, तो हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस की मैस होगी वो स्लाइटली लेस होगी सम ऑफ द मैसेज ऑफ इट्स न्यूक्लियंस, कि इनकी मैसेज का सम करें वो ज़्यादा होगा किससे, न्यूक्लियस की मैस। और जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट कहते हैं बच्चों। अब डेफिनेशन क्या बनी, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियंस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ masses of nucleons and the mass of nucleus is called mass defect। हम कह रहे हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो कम है सम ऑफ द masses ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सम ऑफ द masses ऑफ इट्स न्यूक्लियंस। हम कह रहे हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ masses ऑफ इट्स न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस की मास हमेशा कम होगी उसके न्यूक्लियनों की मजमूई मैस से। तो अगर हम न्यूक्लियनों की मजमूई मैस जो ज़्यादा है न्यूक्लियस की मैस से, उसमें से मास ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियस माइनस कर दें, यू गेट अ क्वांटिटी विच इज नोन एज मास डिफेक्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा M। अब क्वेश्चन है ये मास किधर गई है, ये बाद में ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में बच्चों ज़रा लिख कर देखने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली डेल्टा M इक्वल टू सम ऑफ masses of protons and neutrons minus mass of the nucleus delta M, which is mass defect, and that is equal to sum of masses of protons and neutrons, जिनको बच्चों कलेक्टिवली पहले भी बता चुके हैं, इनको न्यूक्लियंस कहते हैं, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेशन लिखें तो सपोज कैपिटल M is the
मास ऑफ न्यूक्लियाइड जेड एक्स। सपोज करें MZ एक है न्यूक्लियस का मास नंबर है, Z उसका चार्ज नंबर है, मीन ये प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियंस हैं, तो पूरे न्यूक्लियस की मास ये है और उस न्यूक्लियस का नाम ये है। जिस एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है वो ये है। अब इसमें Z प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z, जिनको हम N लिख सकते हैं। अब Z प्रोटॉन है, हर एक की मास MP है, तो टोटल Z प्रोटॉनों की मास बन जाएगी ZMP। A-Z न्यूट्रॉन है, एक की मास Mn है, तो तमाम न्यूट्रॉनों की मास बन जाएगी A-Z इंटू Mn, और दोनों को ऐड करें तो टोटल मास आ जाएगी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की। उसमें से न्यूक्लियस की ये मास माइनस करें, यू गेट अ लिटिल बिट डिफरेंस इन मास, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। एक्सप्रेशन में जाएं, डेल्टा M ZMP, दिस इज द total mass of all protons plus A minus Z. This is the total mass of all neutrons, and this whole is the sum of the masses of nucleons. This whole sum of masses of nucleons minus capital M. This is mass of nucleus, and this difference is known as mass difference. Once again, nucleus की mass बच्चों हमेशा कम होती है उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की मजमूई mass से। जितना डिफरेंस है मैस में उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है हम अगर क्या कर दें, तमाम न्यूक्लियनों की मजमूई मैस निकाल लें, उसमें से न्यूक्लियस की मैस माइनस कर दें, यू गेट अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैसेज, दैट इज नोन एज मैस डिफेक्ट डिनोटेड बाय डेल्टा M. हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड एज Z are the number of proton, each of mass MP, this is the total mass of all protons, this is the total mass of all neutrons. ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स इट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, एंड दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब बच्चों अंडरस्टैंड करना है कि ये मास किधर है। तो जिस वक्त न्यूक्लियंस जुड़ते हैं, मिलते हैं, एक न्यूक्लियस बनता है, तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अभी इसको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, पहले ज़रा पैकिंग फ्रैक्शन देख लें कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। अब हम कह रहे हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन है, A-Z न्यूट्रॉन है। जब ये अलग-अलग थे तो मास ज़्यादा थी, जब ये न्यूक्लियस में आ गए तो मास कम हो गई। इनकी मजमूई मास में कितनी डिक्रीज़ आ गई, डेल्टा M की डिक्रीज़ आई। अब ये जो मास में डिक्रीज़ है, ये किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रॉन की मास में डिक्रीज़ नहीं है, ये किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रॉन की मास में डिक्रीज़ नहीं है, ये ओवरऑल डिक्रीज़ है। और अगर हम इस मास को देखें कि हर न्यूक्लियन की मास का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो फिर बच्चों कैसे निकलेगा। ये तो टोटल मास में डिक्रीज़ है, और टोटल मास में डिक्रीज़ आई है। कितने न्यूक्लियन थे, न्यूक्लियन A थे। अब सपोज करें अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दूँ 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 न्यूक्लियन। अब हीलियम के न्यूक्लियस की जो मास डिफेक्ट है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है 4 न्यूक्लियनों पे। तब वो जो डेल्टा M हीलियम का होगा वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नहीं होगा, वो पूरे न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट है। तो अगर हम देखें कि उन चारों का इंडिविजुअली कितना पार्ट है उस मास डिफेक्ट में, तो वो मास डिफेक्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा उस मास डिफेक्ट में। तो दिस इज डेल्टा M, this is the decrease in the mass of whole nucleus, and whole nucleus contain number of nucleon A. तो अगर हम मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर दें, यू गेट पैकिंग फ्रैक्शन। बात समझेंगे? इसका मतलब है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। सो लुक एट द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, मैंने बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन को PF लिख दिया, दैट इज मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर कह लें या न्यूक्लियन कह लें। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। PF में बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। तो मास डिफेक्ट को अगर हम न्यूक्लियन से या मास नंबर से डिवाइड कर दें, यू गेट अ क्वांटिटी विच इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। एंड एक्चुअली पैकिंग फ्रैक्शन डिटरमिन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन को मैथमेटिकली लिखूं तो सिंपल क्या करना है, इसी फार्मूले को A से डिवाइड कर दें। तो मैथमेटिकली पैकिंग फ्रैक्शन इज रिटन एज पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको बच्चों हम डेल्टा M/A कह रहे हैं।
डेल्टा एम अभी बताया है, दैट इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। दिस क्वांटिटी इज़ नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। कि बच्चों अगर हम मास डिफेक्ट का वही फार्मूला लिख दें जो पहले बताया अभी, उसको न्यूक्लियन से मीन मास नंबर से डिवाइड कर दें, तो मास में जो डिक्रीज़ आई है उसमें हर न्यूक्लियन का कितना कंट्रीब्यूशन है वो इस इक्वेशन से आपके पास ऑब्टेन होगा, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। डेल्टा एम तो पूरे न्यूक्लियस की मास में जो डिक्रीज है, और पैकिंग फ्रैक्शन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियन हैं, हर न्यूक्लियन का मास की डिक्रीज में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी को बयान करने के 3 तरीके हैं। मैंने बताया कि जब न्यूक्लियन जुड़ते हैं, न्यूक्लियस बनता है, तो मास लॉस हो जाती है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन और Z न्यूट्रॉन आपस में बाइंड हैं, आपस में जुड़ के बैठे हुए हैं। अब वो क्यों जुड़ के बैठे हुए हैं? क्योंकि तमाम का एक ही गम है। जब लोगों के गम एक जैसे होते हैं, जब लोगों की इंटरेस्ट एक जैसी होती है, तो फिर इकट्ठे होते हैं। ये इकट्ठे इसलिए हैं कि भाई मास ही लॉस हो गई है, इस न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो एक न्यूट्रॉन की जो मास थी या एक प्रोटॉन की जो मास थी, जो कि न्यूमेरिकली बच्चों आपको बताया था कि इंडिविजुअली एक प्रोटॉन की मास 1.673 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन की मास 1.675 10⁻⁻27 kg, जिसको हमने यू के स्केल पे लिखा था 1.00728 यू लिखा था, और इस मैस को 1.00867 यू हमने लिखा था। तो ये तो इनकी मैसें तब थी जब एक आज़ाद प्रोटॉन हो, एक आज़ाद न्यूट्रॉन हो। लेकिन अब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद है उसकी मैस इससे लिटिल लेस अपीयर हो रही है, न्यूट्रॉन की मैस इस वैल्यू से लिटिल लेस अपीयर हो रही है। भाई अगर यही न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर हो तो वो मैस है, अब न्यूक्लियस में है तो इतनी मैस हर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की लेस है, जिसको पैकिंग फ्रैक्शन कह रहे हैं। अब ये अलहदा होने के लिए तैयार हैं अगर इनका इंटरेस्ट पूरा हो जाए, जिसके लिए जुड़े हुए। इंटरेस्ट एक ही है कि हमारी मैस वापस करो, हमें इधर बिठा दिया, अंदर न्यूक्लियस में घुसेड़ दिया, हम तो जानने को तैयार हैं भाई हमारी मैस वापस करो। तो मैंने बताया है कि जिस वक्त न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी कहाँ से आई थी? भाई वो मास डिफेक्ट ही था जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। तब जितनी एनर्जी रिलीज हुई है एक न्यूक्लियस को बनते वक्त, अगर उतनी एनर्जी दे दें तो ये तमाम प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले की तरह फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब इनकी मैसें दोबारा अपनी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ पे आ जाएंगी आफ्टर गेटिंग एनर्जी, तो ये फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बच्चों ये काम इतना आसान नहीं है, ये सब कुछ अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन ही होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर प्रोटॉनों को इस तरह से यूं जोड़ के न्यूट्रॉनों को जोड़ लेना, न्यूक्लियस को बना लेना या न्यूक्लियस को तोड़ लेना, ये इतना आसान नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेकिन होपलेस भी नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती। यानी क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि मायूसी गुनाह है। यानी क्लासिकली इट इज नॉट पॉसिबल और इजी टू split a nucleus into its constituent particles with available amount of energies. Large amount of energy is required even just a pull out a single nucleon out of the nucleus. But we can do this under extraordinary condition. So, बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। एक तो जब न्यूक्लियस बनता है जो एनर्जी रिलीज होती है, और जब हम न्यूक्लियस को तोड़ना चाहें इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैं न्यूक्लियस को तोड़ने के 2 हिस्से नहीं कह रहा, वो तो जैसा कोई बड़ा न्यूक्लियस तोड़ते हैं 2 हिस्सों में, उसको तो न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, वो तो आगे पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं एक न्यूक्लियस को तोड़ना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक न्यूक्लियस में 4 अगर न्यूक्लियस है तो चारों का अलग करना है। यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर 238 या 235 या 234 न्यूक्लियन होते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स के अंदर, तो उन तमाम को एक दूसरे से अलग करना है कि 238 अगर न्यूक्लियन है 200 के 38 क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है।
तो बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी रिलीज की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास डिफेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखी जाए तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का जो एनर्जी इक्विवेलेंस है दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई है एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियस। अगेन energy equivalence of mass defect या energy required to split a nucleus into its constituent particle या into its nucleons, that is known as binding. Mathematically अब बच्चों ये एनर्जी जिस वक्त कोई न्यूक्लियस बनता है रिलीज होती है और कायनात में ही है। मसलन हीलियम का न्यूक्लियस बना था 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों की आपस में कोरिलेशन की वजह से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिले, हीलियम का न्यूक्लियस बना और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ हो गई। वो एनर्जी कहाँ से आई थी? वो उस न्यूक्लियस की मैस में जो कमी है, उन न्यूक्लियनों की मैस में जो कमी है जब वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होते हैं, वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। और आज अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो वही एनर्जी जो उस वक्त रिलीज़ हुई थी इन दिस यूनिवर्स, वो एनर्जी अगर वापस कर दें इस हीलियम के न्यूक्लियस को तो ये चारों न्यूक्लियन एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे। सो हम कह रहे हैं कि एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास डिफेक्ट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी जिसको बच्चों मैंने ई बी लिख दिया है, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम मीन मास डिफेक्ट, सी स्क्वायर लगा दिया, एनर्जी इक्विवेलेंस बन गया। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, यानी अगर हमें किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट पता हो हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते। अब हमें बच्चों ये भी पता है कि हमें रिलेशन पढ़ कर आए हैं 1U 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि 1U 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर है। अगर हम इस फार्मूले को लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा एम इज़ इन यू, कि अगर तो डेल्टा एम की वैल्यू यू में लेते हैं, यू के स्केल पे लेते हैं, यूनिफाइड स्केल पे लेते हैं, ये फार्मूला तो तब अप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू तब पुट करेंगे जब डेल्टा एम केजी में होगा, सी की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल पे लगाएंगे, एनर्जी जौल में आएगी, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मास हमें यू में गिवन है तो हम डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई जस्ट डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू। अब यहाँ से मास आ जाएगा यू में, इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू से डिवाइड करेंगे तो यू और इसकी यू यूनिट कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्टली एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो सिंपल वे तो ये है कि मास डिफेक्ट को 931 से ज़रब दें, न्यूमेरिकली बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली यूनिटों में आ जाएगी। अगर मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूँ तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें बच्चों, इसका बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम विच इज़ मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो बच्चों मास डिफेक्ट आ गया। मैं इसके अराउंड एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, साथ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ इट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी। और अगर हम मास डिफेक्ट लिखें जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन कैपिटल एम मास ऑफ न्यूक्लियस, और अगर डायरेक्टली हम इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट एनर्जी आ जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मैस और जो न्यूक्लियस की मैस लगाएंगे वो सिस्टम इंटरनेशनल वाले स्केल पे नहीं लगाएंगे बल्कि यूनिफाइड मास स्केल पे लगाएंगे। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं इफ़ ऑल द मैसेज आर इंसर्टेड ऑन यूनिफाइड मास स्केल। और ये फार्मूला जिसमें सी की वैल्यू लगाएंगे इन सिस्टम इंटरनेशनल, तो फिर हम यहाँ पर जितनी मैसेज हैं प्रोटॉन की मैस, न्यूट्रॉन की मैस या जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं वो मैस हम सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम में ही इंसर्ट करेंगे। सो एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी नीडेड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। या बाइंडिंग एनर्जी मीन एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियस बाइंड टू फॉर्म अ सर्टेन न्यूक्लियस, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अब चाहे इस डेफिनेशन को लें चाहे इस डेफिनेशन को लें, मैथमेटिकल यू गेट द सेम एक्सप्रेशन। दिस इज एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास डिफेक्ट and this is the energy released when nucleons bind to form a nucleus, or this is energy required to split the nucleus into its constituent particles,
दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। अब फिर उसी तरह से जब न्यूक्लियन जुड़ते हैं तो न्यूक्लियस की मास कम होती है उसके न्यूक्लियनों की मजमूई में। अब जो डेल्टा एम है वो मास डिफेक्ट है, वो पूरे न्यूक्लियस का है। हर न्यूक्लियन का कंट्रीब्यूशन मास में डेल्टा एम बाई ए विच इज पैकिंग फ्रैक्शन। इस तरीके से ये तो वो एनर्जी है जो इस पूरे न्यूक्लियस को चाहिए, पूरे न्यूक्लियस को चाहिए इनटू स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या ये तो वो एनर्जी है जो तमाम न्यूक्लियनों से निकली थी जिस वक्त न्यूक्लियस बना था। भाई इस एनर्जी में हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच एक्चुअली मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब ज़रा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करके देखते हैं या उसको अंडरस्टैंड करके देखते हैं। तो जिस तरह से हमने कहा कि मास डिफेक्ट का एनर्जी इक्विवेलेंस बाइंडिंग एनर्जी है, पैकिंग फ्रैक्शन का एनर्जी इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का एनर्जी इक्विवेलेंस दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और अगर हम यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं तो इसी बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड करेंगे, इधर इसी फार्मूले को हम ए से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मासें यू के स्केल पे हैं, इफ डेल्टा एम इज इन यू, कि अगर ये मास यू के स्केल पे है तो हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डेल्टा एम बाई ए इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, लेकिन शर्त है कि डेल्टा एम यू में हो। अब इस फार्मूले को लिखें तो दैट इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द मास डिफेक्ट, डिवाइडेड बाई मास नंबर किया तो ये बन गया बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। और जब हमने इस ओवरऑल रिजल्ट को मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर से तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लेकिन यहाँ पर मासें सिस्टम इंटरनेशनल में हैं और सी की वैल्यू भी सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन अगर डेल्टा यू अगर मैसे यू के स्केल पे हैं तो फिर जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन कैपिटल एम डिवाइडेड बाई मास नंबर इन टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तमाम ऐसे यू के स्केल पे लें तो फिर सी स्क्वायर की बजाय सिंपली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैसें सिस्टम इंटरनेशनल में लें तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। तो बच्चों शॉर्टली चारों क्वांटिटियाँ आपस में इंटर रिलेटेड। मास डिफेक्ट, न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस की मास न्यूक्लियनों की मजमूई मास से थोड़ी सी कम होती है, उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। हर न्यूक्लियन की मास में जो डिफेक्ट है दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट का एनर्जी इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी है, पैकिंग फ्रैक्शन का एनर्जी इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस is determined by packing fraction और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम होगी वो स्टेबिलिटी में लेस होगा। तो इट मीन किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिटरमिन्ड की जाती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिटरमिन करने के बाद।